वेलकम बैक टू लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। सो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स। मैं इस सेशन को शुरू करूं उससे पहले मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। आप मुझे बताइएगा, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप पीसफुली खड़े हो और अचानक से किसी ने आपको धक्का मार दिया हो, या फिर आपके कपड़ों पे चाय गिरा दी हो, वो भी जानबूझ के, या फिर आपके नाम से झूठा रूमर स्प्रेड कर दिया हो? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है और उस टाइम पे आप ये सोच रहे हो कि यार मेरे साथ तो कुछ रॉन्ग हो गया, मेरे साथ कुछ गलत हो गया, मुझे तो जस्टिस मिलना चाहिए। तो इन दैट केस वो वही फीलिंग, वही सेंस कि मेरे साथ गलत हुआ है और मुझे जस्टिस मिलना चाहिए, वही कोर आइडिया है हमारे लॉ ऑफ टॉर्ट का। लॉ ऑफ टॉर्ट हम आज के सेशन में पढ़ने जा रहे हैं। ये दो पार्ट में डिवाइड है। पार्ट वन में, जो कि आज के सेशन में हम पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ टॉर्ट, एसेंशियल्स, टॉर्ट के एसेंशियल्स क्या होते हैं, या फिर हम पढ़ेंगे कि टॉर्ट क्राइम और कॉन्ट्रैक्ट से कैसे अलग है। एसेंशियल्स तो पढ़ने ही वाले हैं, उसके अलावा की डिस्टिंक्शंस पढ़ेंगे। उसके अलावा हम ये जानेंगे कि टॉर्ट के जो दो लैटिन मैक्सिम है उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, और पार्ट टू में जनरल डिफरेंसेस और टाइप्स ऑफ टॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट वन को। तो सबसे पहले जो टॉर्ट है, जो टॉर्ट है, वो लैटिन वर्ड से आया है, टॉर्टियम से, जिसका मतलब होता है ट्विस्टेड या फिर रॉन्ग। और फ्रेंच में इसे कहा जाता है एक गलती या फिर एक रॉन्ग। ठीक है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर मैं आपको डेफिनेशन समझाऊं तो टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है। ठीक है, टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमारा जो टॉर्ट है वो वो अनकोडिफाइड लॉ है। वो अनकोडिफाइड लॉ है। मतलब इसका मतलब होता है कि अगर आप ना देखते होंगे कि आईपीसी है, बीएनएस है, या फिर सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड 1908, ये ऐसे ऐसे लिखा हुआ आता है ना। तो ये क्या है, ये पार्लियामेंट ने अपने एक्ट्स बनाए हैं। लेकिन जो टॉर्ट है उसमें ऐसा नहीं लिखा आता है कि द लॉ ऑफ टॉर्ट्स 1950, ऐसा कुछ लिखा नहीं आता है। ठीक है। तो ये जो टॉर्ट है, अब इसका कोई एक्ट नहीं है, इसका कोई बेसिकली कोई प्रोसीजर नहीं है, स्टैट्यूट नहीं है। तो ये क्या है, क्या आप लोग ये सोच रहे होंगे। लेकिन जो टॉर्ट है ना, ये एक्चुअली जितने भी इंग्लिश लॉ है, या फिर प्रेसिडेंस है, या फिर जो हमारी जुडिशियल प्रेसिडेंस है, और जो हमारी जो जुडिशरी है, जो प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, कोर्ट जो प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, उससे ये निकला है। ठीक है। तो अब विनफील्ड की हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है विनफील्ड की। सबसे पहले मैं रीड करूंगी, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है। और मैं चाहती हूँ इसको आप समझे, ना रटे। ठीक है। सो tortious liability arises from the breach of a duty primarily fixed by law. This duty is towards persons generally, and its breach is redressable by an action for unliquidated damages. तो देखिए, जो टॉर्ट है, जो इसकी जो ड्यूटी है, सबसे पहले हम समझते हैं इसकी जो ड्यूटी है वो लॉ ने फिक्स की है। मतलब लॉ ने ड्यूटी को इम्पोज किया है। हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया, कोई एग्रीमेंट नहीं बना, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया कि मैं इसको नहीं मारूंगी या मैं इसको नहीं मारूंगी। ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं साइन किया है। ये हमारी ड्यूटी बाउंडेड है। हम हमारा ये लॉ ही हमें बताता है कि कोई भी पर्सन को आपको हार्म नहीं करना है। राइट। उसके अलावा ये जो ड्यूटी है, ये सेकंड पॉइंट, ये जो ड्यूटी है, ये सारे पर्सन्स के टूवर्ड्स फॉलो होती है। मतलब ये कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है, ये सबके लिए है कि हमें किसी को हार्म नहीं करना है। ये हमें लॉ, हमारा कानून ये बताता है। तीसरा ये आता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है। तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब ये कोर्ट हमें रेमेडी के फॉर्म में कोर्ट हमें बताती है कि आपको किसको कितना मिलेगा, और कितना मतलब कितना किसको कितना मिलता है। ठीक है, ये हमें कोर्ट बता रहा है। ठीक है, जो डैमेजेस के जो भी हमारा कंपनसेशन है वो कोर्ट बताता है कि किसको कितना मिलेगा। ओके, और किस प्रपोर्शनेट में और किस अमाउंट में मिलेगा। राइट। तो हम इसको इन शॉर्ट में समझ सकते हैं ये फॉर्मूला के साथ, कि रॉन्ग प्लस डैमेज प्लस रेमेडी इज इक्वल्स टू टॉर्ट। ठीक है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि जो हमारा टॉर्ट है, ये बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि क्या टॉर्ट एक क्राइम है, क्या टॉर्ट एक क्राइम है, ये कंफ्यूजन होता है। तो आज हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि जो टॉर्ट, क्राइम और कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे से कैसे अलग है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। जैसे मान लो एक राहुल है और एक प्रिया है। ठीक है। राहुल ने
प्रिया को राहुल ने राहुल ने प्रिया को एक पंच मारा, ठीक है। अब जब राहुल ने प्रिया को पंच मारा, तब यहाँ पर मतलब ये एक्ट तो तीन है, सॉरी एक एक्ट तो सिर्फ एक है, बट ये तीन अलग अलग लीगल वर्ड्स में चले जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं क्राइम के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं क्राइम के बारे में। अगर राहुल ने प्रिया को एक पंच मारा, तो यहाँ पर कौन एंटर होगा? सबसे पहले स्टेट आएगी, गवर्नमेंट राहुल पे केस फाइल करेगा, राइट। यही है रहता है कि केस किस पे फाइल करेगा? सेक्शन 323 आईपीसी में, कि आपने कॉजिंग हर्ट किया है आपने प्रिया को, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा जो लॉ है, हमारा कानून है, वो यही बताता है, क्रिमिनल लॉज यही बताते हैं कि कोई भी क्राइम किसी पर्सन के अगेंस्ट नहीं होता है, वो क्राइम ना पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, इसलिए इसलिए ये इंटरफेरेंस रहता है, ठीक है। अब जो भी उसकी रेमेडी में उसको क्या मिलेगा? उसकी रेमेडी में उसको पनिशमेंट क्या मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट में क्या हो सकता है? इम्प्रिजनमेंट, मतलब जेल हो सकती है, या फिर उसको फाइन पे करने के लिए बोल सकते हैं, या दोनों हो सकता है, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ, ठीक है। अब इसके बाद जो भी मतलब ये तो क्राइम में चला गया। अब यहाँ पर एक और चीज है कि प्रिया ना सिविल सूट भी फाइल कर सकती है। जो प्रिया है वो राहुल के अगेंस्ट सिविल सूट भी फाइल कर सकती है, टॉट बैटरी में, ठीक है। यहाँ पर फाइल कर सकती है। अब जब भी वो फाइल करेगी तो वो कंपनसेशन मांगेगी। वो कंपनसेशन किस चीज के लिए मांगेगी? वो कंपनसेशन मांगेगी अपनी लीगल इंजरी के लिए, अपने मेडिकल बिल्स के लिए मांगेगी, है ना। इन सब चीजों के लिए वो कंपनसेशन मांग सकती है। अब जब भी वो सिविल सूट फाइल करती है कंपनसेशन के लिए, तब यहाँ पर एंटर होती है। अब यहाँ पर जो एंटर होता है, कोर्ट एंटर होती है ना, तब वो यहाँ पर रेमेडी में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, मतलब जितने भी कंपनसेशन है वो कोर्ट डिसाइड करती है, ठीक है। कोर्ट ही डिसाइड करते हैं कि प्रिया को कितना कंपनसेशन मिलेगा, राइट। और जो क्राइम है इसमें तो मेंस रिया भी इन्वॉल्व होता है, मेंस रिया देखा जाएगा, आई मीन उसका स्टेट ऑफ मेंटल इंटेंशन देखा जाएगा, इंटेंशन क्या है, क्या रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की ही बात करते हैं। और यहाँ पर कोई प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप नहीं था, पहले से कोई ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट या ऐसे साइन नहीं की थी। अब अगर मैं तीसरी बात करूं, ठीक है, तीसरी है कॉन्ट्रैक्ट की बात। यहाँ पर तीसरी आ जाती है हमारे कॉन्ट्रैक्ट की बात। अब यहाँ पर मान लो कि राहुल और प्रिया के बीच में, मतलब राहुल ने प्रिया को पंच मारा, मैंने सिर्फ इतनी बात बोली। अब मान लो यहाँ पर राहुल और प्रिया के बीच में ऑलरेडी ऑलरेडी एक एग्रीमेंट साइन हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट बना है, जिसके अंदर ये दोनों बॉक्सिंग मैच में है। लेट्स टेक दैट एग्जाम्पल कि ये दोनों बॉक्सिंग मैच में है। अब इनके बीच में तो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप स्टैंड आउट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बीच में आ गया, है ना। प्री एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप आ गया इन दोनों के बीच में। तो अब यहाँ पर ये सिविल रॉन्ग तो है, लेकिन जो ड्यूटी है वो फिक्स हो रही है, पार्टीज अपने आप में ड्यूटी फिक्स कर रही है। रेमेडी भी जो है कि मतलब आपको भी कोई कॉन्ट्रैक्ट देखते हो तो यही होता है ना कि पार्टीज फिक्स करती है, पार्टीज बोलती है कि इतना इतना अगर कोई डैमेज होता है तो आपको एक पार्टी को दूसरी पार्टी को पे करना होगा। तो ये सारा फिर कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। सो क्लियर। जो टॉट होता है वो एक सिविल रॉन्ग जरूर है, लेकिन वो ना क्राइम है और ना ही कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। चलो अब नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। देखो, जो टॉट है उसके तीन एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। मतलब आप ये समझ सकते हो एक रेसिपी के तीन इंग्रेडिएंट, ओके। अगर तीनों में से कोई एक भी मिस हुआ ना, तो टॉट कंसिडर नहीं होगा। तो इसमें आ जाता है रॉन्गफुल एक्ट, लीगल डैमेज, लीगल रेमेडी। तो रॉन्गफुल एक्ट के लिए ये होता है कि हर मतलब जो भी डिफेंडेंट होगा उसने कोई ना कोई एक गलत काम, रॉन्गफुल एक्ट जरूर किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्ट होगा ना वो दो तरीके से हो सकता है। वो या तो एक्ट के तौर पे हो सकता है, या तो ओमिशन के तौर पे हो सकता है। अब एक्ट के तौर पे ये कैसे बन सकता है? एक्ट के तौर पे हम मान सकते हैं, मान लो कि किसी ने किसी का डिफेमेशन किया, या फिर मान लो कि किसी ने ट्रेस पास किया, या किसी ने किसी को मारा, तो ये सब एक्ट के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब ओमिशन के फॉर्म में कैसे आ गया? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि डॉक्टर का काम क्या है? पेशेंट को ट्रीट करना, राइट। अब पेशेंट को ट्रीटमेंट देने की बजाय उसने एक नेग्लिजेंसी किया, मतलब उसने ओमिट, मतलब उसने वो एक्ट नहीं परफॉर्म किया। उसके अलावा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं म्युनिसिपैलिटी को रोड देखना था, ठीक है, रोड बनानी थी, उन्होंने वो काम नहीं किया, तो उसकी वजह से, या रोड बराबर नहीं बनाई और उसकी वजह से एक्सीडेंट्स होने लग गए, ठीक है। तो ये रॉन्गफुल एक्ट में आ गया, ठीक है। अब आता है लीगल डैमेज। जो लीगल डैमेज है
लीगल डैमेज का मतलब होता है कि डिफेंडेंट मतलब जो प्लांटिफ है उसने लिटरली लीगल इंजरी सफर की होगी, कोई ना कोई लीगल इंजरी सफर की होगी, उसको कोई ना कोई डैमेज हुआ होगा, लीगल डैमेज हुआ होगा। अब इसमें एक ट्विस्ट भी है कि जो लीगल इंजरी और जो डैमेज है वो जरूरी नहीं है कि ये दोनों की दोनों सेम हो, ठीक है। लीगल इंजरी और डैमेज जरूरी नहीं है कि सेम हो, ठीक है। लेकिन प्लांटिफ को लीगल इंजरी का सामना जब करना पड़ रहा है, मतलब डिफेंडेंट ने किया है और प्लांटिफ को लीगल इंजरी का सामना फेस करना पड़ रहा है, वो सफर कर रहा है, तो उसके पास में उसका इसका मतलब यही है कि उसकी जो लीगल राइट है वो वॉयलेट हुई है, और लीगल राइट वॉयलेट हुई है तो ये टॉर्ट में आ जाता है, ठीक है। लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि डैमेज इज नॉट ऑलवेज इजिकल्स टू द लीगल इंजरी, ठीक है। इसको हम दो मैक्सिम से डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है लीगल रेमेडी। सो लीगल रेमेडी इज बेसिकली अगर किसी का लीगल राइट वायलेट हुआ भी हो तो भी इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको अब वो टॉर्ट में एग्जिस्ट करे ही करे। जब तक वो लॉ के पास में कोई प्रॉपर रेमेडी नहीं है, लीगल रेमेडी, लॉफुल रेमेडी नहीं है, तब तक वो जरूरी नहीं है कि लीगल रेमेडी में मतलब टॉर्ट में एग्जिस्ट करे, ठीक है। तो लीगल राइट आपके पास वायलेट हुआ हो और आप लॉ के अंदर लीगल रेमेडी भी होनी चाहिए, तभी वो टॉर्ट का एसेंशियल एलिमेंट बनेगा, ठीक है। तो इन तीनों में मतलब रॉन्गफुल एक्ट, लीगल डैमेज और लीगल रेमेडी, ये तीनों होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तीनों में से कोई एक भी मिस है तो वो टॉर्ट का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद जैसा कि मैंने बोला कि मैं आपको बताऊंगी दो लैटिन मैक्सिम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आते हैं। एक है डेमनम साइन इंजरिया और दूसरा है इंजरिया साइन डेमनम। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डेमनम साइन इंजरिया। इसको समझने के लिए वर्ड बाय वर्ड समझते हैं। डेमनम का मतलब होता है डैमेज, डैमेज इज इक्वल्स टू किसी को अगर रियल या एक्चुअल फिजिकल या फिर फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, ठीक है। साइन का मतलब होता है विदाउट, इंजरिया का मतलब होता है लीगल इंजरी, जहां पर किसी की लीगल राइट वायलेट हो रही हो, ठीक है। और ये तीनों तीनों मिलाकर होता है डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। डैमेज विदाउट लीगल इंजरी जो कि नॉट एक्शनेबल है, यहाँ मैंने नॉट एक्शनेबल इसलिए लिखा है क्योंकि इस केस में आप ना कोर्ट में स्यू नहीं, मतलब केस फाइल नहीं कर सकते, आप स्यू नहीं कर सकते किसी को, राइट। अब ऐसा क्यों मैंने बोला, देखो जो प्लेंटिफ है उसको एक्चुअल डैमेज सफर हुआ है और उसकी, लेकिन उसके पास में उस डैमेज तो सफर हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि लीगल राइट उसका वॉयलेट हुआ हो, है ना, जरूरी नहीं है। तो अगर 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 आपका डैमेज हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन लीगल राइट डैमेज होना, आई मीन वॉयलेट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ आ जाता है आपका इस केस में टॉर्ट्स नहीं होगा, ओके। अब यहाँ पर एक लीडिंग केस के जरिए आपको समझ में आएगा। देखो एक ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल केस है 1410 का जो इसमें यूज किया जाता है, और ये बहुत फेमस लीडिंग केस है, इसी के लिए इसी का ही केस है, ठीक है। देखो अगर एक स्कूल मास्टर थे, एक किसी का मतलब एक एस्टैब्लिश स्कूल थी, वहां पर एक टीचर थे, वहां उनका उनका स्कूल से झगड़ा हो गया। उन्होंने सोचा कि मैं अब जाकर ये स्कूल छोड़कर रिवाइवल स्कूल खोलूंगा, मैं एक स्कूल खोलूंगा और वो उसकी फीस ना कम रखूंगा। अब उन्होंने ऐसा सोचा और उन्होंने ऐसा कर भी दिया। अब इस केस में क्या हुआ, जितने भी स्टूडेंट्स थे कम फीस देखकर अट्रैक्ट हो गए और वो वहां पर आए, तो जो इस्टेब्लिश स्कूल ऑलरेडी पहले थी उनको लॉस हो गया, उनको फाइनेंशियल लॉस हो गया, बिकॉज कोई बच्चों ने एडमिशन ही नहीं लिया, तो नो इनकम, मतलब फाइनेंशियल लॉस ही हो गया उनको। तो ये वो केस लेके कोर्ट में पहुंच गए। अब जब वो कोर्ट में पहुंचे तब कोर्ट ने कहा यहाँ पर आपका लीगल राइट नहीं वॉयलेट हुआ है, यहाँ पर आपका लीगल राइट नहीं वॉयलेट हुआ है, और जो भी लॉस हुआ है, आपका जो लॉस हुआ है कि माना आपका, हाँ आपका बहुत भारी लॉस हो गया है, बट आपका लीगल राइट ही वॉयलेट नहीं हुआ है, तो हम आपको क्या रेमेडी प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो यहाँ पर लॉफुल कंपटीशन है, ये मतलब वो उसका हक था, वो कोई भी अपना स्कूल खोलना सबका राइट है, तो वो खोल खोल सकता है, स्कूल खोल सकता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया कि भले ही आपको एक्चुअल डैमेज हुआ हो, एक्चुअल लॉस हुआ हो, पर अगर वो लीगल लॉस नहीं है, वो लीगल आपका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो टॉर्ट में कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। अब तो ये नॉट एक्शनेबल हो गया। नॉट एक्शनेबल मतलब
नॉट एक्शनेबल मतलब आप केस सूट कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते टॉर्ट के बिहाफ पे, ठीक है। अब एक और एक एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। जैसे जैसे दो पेट्रोल पंप है, दोनों ने आसपास पेट्रोल पंप, मतलब एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, दोनों ने आसपास पेट्रोल पंप खोल लिया। अब एक पेट्रोल पंप ने पेट्रोल का दाम थोड़ा कम लगाया ताकि वो कस्टमर्स अट्रैक्ट कर सके। अब उसी की वजह से जो दूसरा वाला जो पेट्रोल पंप वाला था उसको बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ। तब इस सिनेरियो में भी वो जो दूसरा वाला है वो पहले वाले पेट्रोल पंप पे केस नहीं फाइल कर सकता, बिकॉज ये तो एक लॉफुल कंपटीशन है, उसकी मर्जी के उसको जितना भी दाम लगाना है ना। तो ये ही हमारा डैमेज साइन इंजरिया कहता है कि अगर आपका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं, तो ये टॉर्ट में नहीं आता है। टॉर्ट में आने के लिए आपका लीगल राइट वायलेट होना जरूरी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंजरिया साइन डेमनम। अब इसको भी पहले वर्ड बाय वर्ड समझेंगे। इंजरी का मतलब होता है लीगल इंजरी, साइन का विदाउट, डैमेज का मतलब होता है एक्चुअल डैमेज। तो फ्रेज वाइज पढ़े तो लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल डैमेज, ये अब एक्शनेबल है। ये अब एक्शनेबल है, क्यों? क्योंकि लीगल इंजरी हुई है, लीगल इंजरी हुई है मतलब लीगल राइट वायलेट हुआ है, तो ये एक्शनेबल है। इसको इसके बिहाफ पे आप कोर्ट में स्यू फाइल मतलब केस फाइल कर सकते हो, आप स्यू कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर यही चीज मैंने बताई है कि अगर प्लेंटिफ का लीगल राइट वायलेट होता है और उसको जरूरी नहीं है कि एक्चुअल डैमेज हुआ हो, तो भी वो उसका लीगल राइट ही वायलेशन हुआ है तो भी वो ये टॉर्ट के अंडर आएगा और वो केस फाइल कर सकता है। जैसे इसके लिए ना एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि जैसे मैं आपके घर पे आ गई बिना आपके परमिशन के, ठीक है, मैंने ट्रेस पास कर दिया, ठीक है, और आधी रात को आ गई बिना पूछे आपके घर में मैं आ गई या फिर कोई भी आ गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये ट्रेसपास में चला गया। इसमें मेरा मतलब इसमें आपका लीगल, आपका भले ही उसने कुछ तोड़ा नहीं हो, कुछ चोरी नहीं की हो, कुछ भी नहीं किया हो, आपका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, कुछ एक्चुअल डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल आपके घर में बिना पूछे आधी रात को एंटर होना ये ट्रेसपास है। ये आपके पोजीशन में, ये एक्सक्लूसिव आपका ही राइट है आपके पोजीशन में। तो जब चीज हुई है तो आपका लीगल राइट इसमें भी वायलेट हुआ है। तो यही ये बताता है इंजरिया साइन डेमनम कि अगर आपका लीगल इंजरी वायलेट हुई है, मतलब लीगल राइट वायलेट हुआ है, भले ही आपका डैमेज हो या ना हो, स्टिल आपका लीगल राइट वायलेट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर वो टॉर्ट के केस में आ जाएगा। इसका भी लीडिंग केस है एशबे वर्सेस वाइट, ये 1703 का केस है, लेकिन स्टिल आज भी इसको कंसिडर करते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर जो एशबे थे वो एक क्वालिफाइड वोटर थे, वो वोट कर सकते थे, उनको पूरा हक था वोट करने का। लेकिन जो वाइट थे, वो रिटर्निंग ऑफिसर थे, उन्होंने एशबे को वोट नहीं करने दिया। अब उस केस में क्या हुआ कि जब उनको वोट नहीं करने दिया और बाद में पता चला जो एशबे है उन्हीं का जो वो जिसको भी वोट करना चाह रहे थे वो जीत गए, ठीक है, वो जो कैंडिडेट को वोट करना चाह रहे थे वो जीत गए। अब यहाँ पर ये केस हुआ कि भाई ये जो जिसको वोट करना वो उन्होंने वोट किया नहीं किया उससे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कैंडिडेट तो जीत गया। तो यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि फिर भी ये लीगल राय मतलब ये फिर भी ये टॉर्ट में आएगा और केस फाइल होगा और उनको कंपनसेशन मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भले ही इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कैंडिडेट जीता या हारा, लेकिन एशबे का जो लीगल राइट है वो वायलेट हुआ है, जो उसका राइट था वोट देने का राइट था वो आपने वायलेट किया है। तो इस केस में ये टॉर्ट लगेगा और इस केस के अंदर उनको कंपनसेशन भी मिलेगा, राइट। सो ये जो चीज है, मतलब ये केस से ब्यूटीफुली एक्सप्लेन होता है कि जो ये हमारा जो लॉज है वो राइट्स पे ज्यादा डिपेंडेंट है, आउटकम्स पे नहीं। मतलब भले ही आपको डैमेज हो रहा है नहीं हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क ये पड़ता है आपका लीगल राइट कितना वायलेट हुआ है, क्या आपके लीगल राइट को रिस्पेक्ट मिली है या नहीं, है ना। चलिए अब बहुत क्विकली समझते हैं कि डेमनम और जो इंजरिया है इसमें डिफरेंस क्या है। देखो डेमनम सिन इंजरिया इसका मतलब होता है डैमेज विदाउट लीगल इंजरी, इसका मतलब होता है इंजरिया साइन डेमनो का मतलब होता है लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल डैमेज, ठीक है। इस केस में बोला जाता है कि इसमें एक्चुअल रियल लॉस हुआ है,
एक्चुअल लॉस हुआ है, फिजिकल फाइनेंशियल जैसा भी लॉस हुआ है। बट इस केस में जरूरी नहीं है कि एक्चुअल फिजिकल या फाइनेंशियल कोई भी तरीके का लॉस हो। इसमें इसमें बोलते हैं लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है, कोई लीगल राइट नहीं हुआ है, डैमेज जरूर हुआ है लेकिन लीगल राइट नहीं वायलेट हुआ है, इसमें लीगल राइट वायलेट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इसमें कोई लीगल रेमेडी नहीं मिलेगी क्योंकि लीगल इंजरी ही नहीं हुई है, तो मतलब लीगल राइट वायलेट ही नहीं हुआ है तो रेमेडी क्या मिलेगी, राइट। तो लेकिन इसके अंदर दूसरा एग्जाम्पल रहता है कि भाई जो लीगल राइट है वो वायलेट हुआ है और इसमें टॉर्ट्स में रेमेडी भी अवेलेबल है। अब इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था जो लॉफुल ट्रेड बिजनेस कंपटीशन था, लॉफुल कंपटीशन वाला एग्जाम्पल देखा था, और इसके अंदर हमने ये देखा था कि वोट नहीं देने दिया था, रॉन्गफुल यू रिफ्यूजल ऑफ अ वोट। अच्छा, चलिए मैंने एक चीज छोड़ दी है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। हाँ, देखो जो हमने ये बात की थी ना असेंशियल्स ऑफ टॉर्ट की, तो असेंशियल्स ऑफ टॉर्ट में लीगल रेमेडी में ही जो लीगल रेमेडी हम मैंने आपको बताई थी तीसरा पॉइंट कि लीगल रेमेडी होनी मतलब कोई भी अगर आपका लीगल राइट वायलेट हुआ है तो उसकी लीगल रेमेडी भी होनी बहुत जरूरी है, वरना टॉर्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसी में ही हमारा एक मैक्सिम भी है, यूबी जस ईबी रेमेडियम। ठीक है, इसी में ही यूबी जस ईबी रेमेडियम है जो कहता है वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, जहां पर राइट है वहां पर रेमेडी है। ओके, चलिए अब मैं नेक्स्ट, ये हमारा कंप्लीट होता है। सो आज हमने क्या समझा, आज हमने समझा कि टॉर्ट जो है वो टॉर्ट के बारे में पढ़ा, टॉर्ट के सिविल रॉन्ग होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट और क्राइम से एकदम ही डिफरेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर 3 एसेंशियल एलिमेंट्स होने बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से रॉन्गफुल एक्ट, लीगल डैमेज, लीगल रेमेडी। ठीक है, टॉर्ट क्राइम से भी डिफरेंट होता है, टॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट से भी डिफरेंट होता है। ठीक है, टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है। ठीक है, फिर हमने डैमेज एंड इंजरिया के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ये एक्चुअल लॉस जरूरी हो सकता होगा लेकिन लीगल इंजरी इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्शनेबल नहीं है, मतलब कोर्ट इसको नहीं मानेगी टॉर्ट। और यहाँ पर इंजरीज इन डेमनो में लीगल राइट वायलेट हुआ है तो आप केस फाइल कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं और ये एक्शनेबल है। यहाँ पर लीगल राइट वायलेट हुआ है, ठीक है, एक्चुअल डैमेज हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये था पार्ट 1 टॉर्ट का। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे जनरल डिफेंसेस एंड टाइप्स ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटी। सो टिल देन स्टे ट्यून विद दैट, हम पार्ट 2 जल्द ही लेकर आएंगे। सो वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। टेक केयर, बाय।